तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर एसएससी में 2024 में आए सारे जो 36 की 36 शिफ्ट थी ना, उसके हम सभी जीएस के क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम लोग जान रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एक ट्रेंड है कि एसएससी में ना पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसी के बेसिस पर हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 1 2 3 3 वीडियोस देख ली होंगी और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मणिपुर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखो, ये इम्फाल में लोकेटेड है। ये एक स्टैटिक जीके से रिलेटेड सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने सीखने वाली चीज़ है नहीं, तो आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि इम्फाल में है, इम्फाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिव ऑर्गेनाइज्ड। तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिव और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखो, तानसेन जी जो थे ना, वो ग्वालियर के थे, ठीक है ना, वो थे ग्वालियर के थे, ग्वालियर के थे, ठीक है ना। म्यूजिक फेस्टिवल तो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, और ये हर साल मतलब आयोजित किया जाता है। वहां पर जो तानसेन जी थे, मियां तानसेन, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए ये किया जाता है। क्लियर। चलो देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट हुआ करना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह इन द ऑफ द ईयर ऑफ 1917। तो देखो, 1917 में ना गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था, जो था चंपारण सत्याग्रह, जहां पर जो नील की खेती होती थी ना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, सॉरी, जो हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर किसानों को, मतलब उनके अगर खेत है, जैसे ऐसे खेत है, तो अगर 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए उनसे बोला जाता था और जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती में बहुत ज्यादा ना तो उनको प्रॉफिट होता था और बहुत ही ज्यादा उनके खेत में भी, मतलब एक तरीके से खेत भी खराब हो जाते थे और एक हिस्से पर वो लोग किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। तो यहाँ पर जो एक राजकुमार शुल्क थे, ठीक है ना, उन्होंने उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया था कि आप यहाँ आइए और इनकी मदद कीजिए। चंपारण बिहार में है, ठीक है ना, चंपारण बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और इन लोगों के लिए मतलब मदद कीजिए, इन लोगों के लिए कुछ कीजिए। तो वो यहाँ पर आए महात्मा गांधी जी और उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह किया और सत्याग्रह करने के बाद यहाँ पर हुआ क्या कि जो अंग्रेज सरकार थी वो झुक गई और यहाँ पर इस तरीके का उनका जो क्या बोलते हैं उसे, सत्याग्रह था ना, वो सफल रहा। अच्छा, एक चीज और याद रखने वाली है कि ये सबसे पहला सत्याग्रह था, महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह यही था। क्योंकि इस बार के एसएससी में ना ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेंस में कि महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा, सबसे पहले वहां पर दिया गया था कि सबसे पहली भूख हड़ताल कौन सी थी, ठीक है। तो इसमें चंपारण भी था, अहमदाबाद भी था, तो कई सारे थे, तो वो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया था जिसपे सिर्फ सभी लोगों को मार्क्स दिए गए थे। लेकिन यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि 1917 में जो चंपारण अभियान सत्याग्रह था ना, वो किया था महात्मा गांधी ने, सबसे पहला तो उनका सत्याग्रह था। अच्छा, खेड़ा के बारे में बात करें तो देखो, खेड़ा जो है ना वो अहमदाबाद में जगह है और अहमदाबाद में ना मिल मजदूरों के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो भूख हड़ताल सबसे पहले कहाँ की थी महात्मा गांधी जी ने, तो खेड़ा सत्याग्रह में की थी। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह, अच्छा ये वाला था ना, ये वाला 1918 में हुआ था, ठीक है ना। ये 1917 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह 1925 में हुआ था, ठीक है। इसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। अब आप कहोगे यहाँ मैंने सरदार नहीं लगाया, तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ हुआ क्या था कि बारदोली में ना बाढ़ आ गई थी और अकाल भी बढ़ गया था। तो वहां पर किसानों की जो आर्थिक स्थिति ना वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब वहां पर किसानों की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। और इसके बावजूद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने यहाँ पर 22% टैक्स बढ़ा दिया था, मतलब अब आप 22% और ज्यादा टैक्स देंगे। तो फिर पटेल जी ने ना अपने नेतृत्व में एक सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है ना, और कर देने से इनकार कर दिया। और इसमें ना सभी लोगों ने भाग लिया था, मतलब बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतों ने भी भाग लिया था। और फिर एट लास्ट ये सत्याग्रह सफल रहा और यहाँ के लोगों ने मतलब इससे प्रेरित होकर ना फिर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। क्लियर है आप लोगों को, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, हुब्रेडिया, ठीक है, हैम्प्टेरियन
विच हैज बीन बिकम एंडेंजर्ड इज अ स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये अगर आप लोगों ने जो जो एक तरीके से कह तो साइंटिफिक नेम है ना, वो अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो आप लोगों को ये चीज कर पाओगे। अन्यथा मैं आप लोगों से हर एक वीडियो में ये चीज बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं एसएससी सीजीएल में, एसएससी के एग्जाम्स में, जीएस के पोर्शन में खास करके, जो आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, मतलब वो छोड़ने के लिए ही होते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होते हैं। मतलब आप लोगों को जरूरी नहीं आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं चाहिए, क्योंकि उन पर ना एक तो टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, और आप लोगों ने शायद वो पढ़े भी ना हो। तो कई बार आप लोग गैस वर्क करते हैं तो उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। तो क्लियरली देखो इसका जो आंसर है ना वो है ग्रास। अब ये ना जो भारत का वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये वहां पर पाई जाती है, और अब रिसेंटली ये एंडेंजर्ड हो चुकी है, मतलब एक तरीके से खत्म होने के कगार पर है। अब देखो बैम्बू आप लोग जानते हैं भारत में भरपूर बैम्बू है, टाइगर भी है, मतलब वो एंडेंजर्ड नहीं है, कमी है लेकिन एंडेंजर्ड नहीं है। क्रेन मतलब होता है एक प्रकार का पक्षी होता है ये सारस, तो वो भी कोई एंडेंजर्ड नहीं है, तो इसलिए ग्रास इसका आंसर होगा। ये एक तरीके से आप लोग अगर गैस वर्क करना चाहते थे ना तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है फिर भी। क्लियर है, ये किसकी प्रजाति होती है ग्रास की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू श्रीलंका। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि ये श्रीलंका से पास में है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें दिया है ओनली करईकाल, या करईकाल और यनम माहे, या फिर ओनली माहे। देखो मैं आप लोगों को मैप से समझाता हूँ। देखो ये है आपका श्रीलंका, ये रहा, ठीक है ना। अब देखो माहे है यहाँ पर, ठीक है, करईकाल यहाँ पर है, यमन यहाँ पर, याओन याओन जो भी है यहाँ पर है, ठीक है। अब आप देख के बताओ कि ये रहा करईकाल, ठीक है। अब करईकाल यहाँ पास में है ना, तो सिर्फ करईकाल पास में, माहे या याओन ये तो पास में है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ओनली आंसर हो जाएगा करईकाल। क्लियर है, तो मैप से मैंने आप लोगों को समझा दिया वाला, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला दिया है कि विच 5 ईयर प्लान प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द गरीबी हटाओ इनिशिएटिव। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार गरीबी हटाओ किसमें था, तो ये था 5वें प्लान में। ये तो आप लोगों का आंसर दिया गया है, ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन और क्या क्या, छठवें में क्या था, फोर्थ में क्या था, थर्ड में क्या था, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखो छठवें में क्या था, छठवें में था कि भाई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और फैमिली प्लानिंग। तो अगर आप लोगों से अगली बार पूछ ले कि फैमिली प्लानिंग किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो था 6th 5 ईयर प्लान में, ठीक है ना। अच्छा इसमें जो प्रोजेक्शन ग्रोथ थी ना वो 5.2% रखी गई थी, लेकिन अचीव किया था 5.7% का। क्लियर, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा फोर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो देखो फोर्थ जो है ना ये गार्डगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, मतलब इसको गार्डगिल जी ने बनाया था, ठीक है ना, ये गार्डगिल द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा इसका जो एम था ना वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आत्मनिर्भरता, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब इकोनॉमी में हम डेवलपमेंट करें और सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करें। क्लियर है, इसका जो था ना वो था 5.6%, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3.6% ही अचीव कर पाए थे। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ओके। चलो अगला वाला देखते हैं। देखो 5th 5 ईयर प्लान, इसमें गरीबी हटाओ तो था ही था, लेकिन साथ साथ हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड था ना उसमें भी सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाने के बारे में बात की गई थी, और ये वाला जो था ना वो बनाया गया था बाय डीपी धार, ठीक है। तो इसका जो प्रोजेक्शन स्कोर था वो था 4.4%, और यहाँ पर हमने अचीव किया था 4.8%, ठीक है। अच्छा अगर इसकी बात करें टाइमलाइन की तो ये 1974 से लेके 1978 तक चला था। क्लियर है, थर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं, थर्ड बारे में, थर्ड के में, तो देखो थर्ड में क्या था, तो थर्ड में था कि हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको बूस्ट करना, साथ साथ जो कृषि जो उत्पादन है उसको और सुधार लाना, ठीक है। ये जो प्लान आया था ना वो आया था 1961 से लेके 1966 तक चला था, ठीक है। अच्छा ये जो था ना ये थोड़ा सा फेल कर गया था प्लान, 5.6% से 2.4%। अच्छा इसमें जो था ना वो जो कृषि क्षेत्र था ना उसको बढ़ावा देना ज्यादा था, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1960 में भारत में जो हरित क्रांति थी ना वो लागू की गई थी, तो उसके बाद कृषि का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा। ये वाली ना थोड़ी सी ड्रॉप रही, क्यों, क्योंकि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हो गया था, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है ना वो काफी स्लो चली। क्लियर है इतना आप लोगों को, ठीक है। टोटल टोटल जो है ना वो 12 जो है ना 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, जिसमें कि लास्ट जो था ना वो था
2012 से लेके 2017 तक था, लेकिन बीच में इलेक्शन हुए 2014 में, नरेंद्र मोदी जी आ गए जिन्होंने ये 5 ईयर प्लान ही बंद कर दिए, और उसके बाद उन लोगों ने अपना नीति आयोग की स्थापना की। क्लियर? तो प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ली है? तो नीति आयोग ने लिया। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर इतना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि गलत दिया गया है अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी के बारे में इनमें से कौन सा गलत दिया गया है। ओके, देखो ये तो अगर इस पे आंसर दिया है तो इसका मतलब ये तो है कि ये तो गलत है। अब बाकी के सही है या गलत वो देख लेते हैं। दीज हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, तो ये भी सही बात है। ये जो है वो सोशल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। दे आर पॉजिटिव, हाँ सही बात है। एज दे रिक्वायर टू स्टेट टू सर्टेन थिंग्स, सही बात है कि ये स्टेट को मतलब रिक्वायर, ये एक पॉजिटिव है, और दे आर रिक्वायर्ड टू स्टेट, मतलब स्टेट के द्वारा ये लागू की जाते हैं एक तरीके से सर्टेन थिंग्स के लिए, मतलब स्टेट को ये पुश करते हैं टू डू सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ों को, वेलफेयर बाकी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में पहला नंबर दिया गया दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, नहीं, ये इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ये पूरे एक समाज, पूरे एक वर्ग, सब के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो डीपीएसपी के बारे में आप लोगों को इतना पता चल गया। तो कल के भी पेपर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डीपीएसपी के बारे में, उससे पहले वाले में भी पढ़ाया था। तो डीपीएसपी के बारे में हम लोगों से रोज एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13-year-old अकबर वॉज कॉन्कॉर्ड, मतलब इसको गद्दी पर बैठाया गया था इन 1556 एट कलानौर इन, ये कलानौर कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। ठीक है, ये सिंपली आप लोगों को याद रखना है कि ये पंजाब में है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है ना, अकबर जो है, ठीक है, मुगल काल में सबसे पहले आया था बाबर। ठीक है, बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है ना, क्लियर है? इतना आप लोगों को याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी है इनकी। ठीक है ना, अकबर ने कई सारे युद्ध भी लड़े हैं। ठीक है, जैसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था इसने। ठीक है ना, ओके, इसके अलावा कई सारे जो क्या बोलते हैं उसे, राजस्थान के मेवाड़ के जो राजा थे उनसे इसने, मेवाड़ के नहीं सॉरी, राजस्थान के क्या नाम था उनका, राजस्थान के राजाओं से लड़ाई की थी इसने। ठीक है ना, इसके अलावा ये इसका जो युग था ना वो मतलब काफी अच्छा युग माना जाता है, मतलब स्वर्ण काल में, इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है मुगल काल में जो युग था अकबर का। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को अकबर के बारे में याद रखनी है। और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी काफी सारी चीजें बताई थी। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, कल के पेपर में उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नवरत्न में जो राजा टोडरमल थे वो किस विभाग के मंत्री थे? तो वो राजस्व विभाग के मंत्री थे। ठीक है ना, और जो बीरबल थे, बीरबल जो थे ना, महेश दास जिनका असली नाम था, वो ठीक है ना, वो भी इसके नवरत्न में शामिल थे। साथ ही साथ और मतलब जो 9 रत्न थे ना उनके बारे में कल मैंने आप लोगों को डिटेल में एक टेबल बना के समझाया था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग कल की क्लास जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट जो है वो किस चीज से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, रिलीफ का मतलब जो होता है ना वो होता है कि मतलब एक तरीके से भौगोलिक स्थिति, मतलब भौगोलिक बनावट, कि वो जो जगह है ना वो कैसी है, मतलब पेड़ है, पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, तो अगर पेड़ और पहाड़ पर्वत पठार है ना तो वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब ऐसे मत समझो कि जैसे मान लो अगर यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, तो अगर बादल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, बादल ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो वो इससे टकराएंगे और बारिश कर देंगे, और अगर छोटे रह गए तो हो सकता है सीधे निकल जाए। तो ये तो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं ना, कि अगर मान लो बड़े हैं और वो पेड़ से टकरा गए, बारिश हो गई, तो यहाँ पर जलवायु ठंडी हो गई, और अगर सीधे सीधे निकलते जा रहे हैं तो वहां जलवायु गर्म हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को इतना? ठीक है, तो ये समझ में आया कि रिलीफ जो है ना ये तो अफेक्ट करता है। अच्छा अगला देखते हैं, देखो लोकेशन, लोकेशन बिल्कुल, लोकेशन जैसे मतलब वही मैंने आप लोग को बताया कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अब ये है इक्वेटर, ठीक है ना, इक्वेटर, ये है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के पास यहाँ पर क्या होती है, यहाँ की जलवायु होती है गर्म, और ये जो अगर हम पोल्स के बारे में बात करें तो यहाँ की जलवायु होती है ठंडी। तो जगह का बिल्कुल इफेक्ट होता है कि भाई लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है जलवायु। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखेंगे कि हमारे देश में, भारत में
कई सारी जलवायु आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो गर्मी सर्दी समय समय पर देखने को मिलती है, ठीक है। वेस्ट में अगर आप महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे तो वहाँ ज़्यादातर आर्द्रता और मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, ऐसा मौसम रहता है। साउथ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, ये है। और नॉर्थ, अगर ऊपर आप नॉर्थ में जाएंगे और ज़्यादा जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो वहाँ ज़्यादातर ठंडी जलवायु रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल रहा है कि लोकेशन का क्या अंतर आता है। जैसे अगर आप रशिया में जाएंगे तो वहाँ ठंडा मौसम है, आप लोग अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ गर्म मौसम है। तो ये चीज़ अफेक्ट करती है ना लोकेशन, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द सीज, बिल्कुल ये भी है कि अगर आप जैसे समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो वहाँ गर्मी रहेगी, समुद्र के पास में रहेंगे तो मौसम ठंडा रहेगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता चलेगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। मिट्टी काली है कि मतलब मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना, कोई सी भी मिट्टी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जलवायु के ऊपर। क्लियर, चलो। इन विच ऑफ द म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल विद हेलोजेंस। देखो जो न्यूलैंड थे ना, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ऐसा नोड बनाया था, नोड, ठीक है ना, और उसमें इन्होंने जितने भी उस समय पर इन्होंने खोजे थे ना, जो क्या बोलते हैं उसे, तत्व जो खोजे थे, एलिमेंट्स जो खोजे थे ना, उनको इस तरीके से एक सारणी में लगाया था, सा रे गा मा पा धा नी, फिर ये लौट कर सा आ जाता था। तो इनके हिसाब से ये जो है ना, ये इसमें सटीक बैठते थे। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो बहुत सारे इनकी ना आपस में जो जो क्वालिटीज थी वो मैच नहीं हुई, और कुछ नए आते गए तो उनको रखने के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए ये फेल हो गई थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया कि कोबाल्ट और निकल किस में आते हैं, तो ये आता है डो में। क्लियर, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है विद रिगार्ड्स टू द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम, एनआई मतलब नेशनल इनकम, वाज मेड बाय दादाभाई नौरोजी। बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज मेड बाय पीसी महलनोबिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। पीसी महलनोबिस ने यहाँ पर शुरू किया था। देखो, इन्होंने जो है ना वो 1869 से लेके 68 से 69 में इन्होंने ट्राई किया था, और इन्होंने जो आंकड़ा लगाया था ना वो था, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन्होंने के हिसाब से 340 करोड़ रुपए उस समय नेशनल इनकम थी, और 20 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है ना, यानी कि हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, ये इनका था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्यूट करने का, ठीक है ना, वो ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल जो था, देखो दादाभाई नौरोजी ने जो किया था ना वो कुछ एरियाज में किया था, पूरे भारत में नहीं कर पाए थे ये। लेकिन पूरे भारत में जब देखो देश जब आज़ाद हुआ ना, तो 1951 में एक कमीशन बनाया गया, ठीक है ना, जिसका नाम रखा गया नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी। तो उसके चेयरमैन बने पीसी महलनोबिस, और इन्होंने ही इन्होंने ही यहाँ पर पहली बार भारत की नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। क्लियर आप लोगों को इतना? अच्छा, ये कह रहे हैं कि दादाभाई नौरोजी डिवाइडेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है ना, इसका इससे को लेना नहीं। अच्छा, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज यूज्ड बाय डॉक्टर VKRV राव, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये काम किया था 1931 से 32 में, इन्होंने साइंटिफिक मेथड लगाकर यहाँ पर नेशनल इनकम निकाली थी। अच्छा, ये बाद में ना यही जो नेशनल जो एक सेकंड, ठीक है, तो जो बाद में नेशनल इनकम कमेटी बनी थी ना, ये उसमें ही मतलब एक तरीके से उसमें उसका पार्ट भी बने थे, जिसको पीसी महलनोबिस लीड कर रहे थे। क्लियर है, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। चलो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखो अगला, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवे 1920 की रिपोर्ट के अनुसार विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया, तो ये है उत्तर प्रदेश में, लगभग 9000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर जो आता है ना, सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान, ठीक है, जिसका 6000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो आता है ना वो आता है महाराष्ट्र, जिसका 5800 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। ये तो है 1 2 3, ठीक है। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब का लगभग 2260 किलोमीटर का है, ठीक है ना। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा का है 1720 किलोमीटर का है, सॉरी 1712 किलोमीटर का, 20 का नहीं, 1712 किलोमीटर का है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का है 5148 किलोमीटर का, ठीक है ना। अब ये वही क्वेश्चन है, देखो अगर आप लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़ी हो या मतलब तो इसके बारे में जानकारी हो, आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे, वरना फिर तो आप एक तुक्का ही लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये हो सकता है।
आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको करंट अफेयर भी नहीं बोल सकते कि 19-20 की रिपोर्ट है, एग्जाम हुआ था 2024 में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने करंट अफेयर में पढ़ा हो या कहीं पढ़ा हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट ऑनर्ड ए डिस्टिंग्विश्ड परक्यूशन नेम्ड पंडित एनिडो चटर्जी विद द बंगा विभूषण। देखो जो बंगा विभूषण है ना, ये जो है ना वो बंगाल, जो हमारा पश्चिम बंगाल है ना, उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बंगा विभूषण है तो ये पश्चिम बंगाल ही होगा, इस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं। असम की अगर हम बात करें ना, तो असम की अगर हम बात करें, असम, तो देखो असम जो है ना, असम 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 का भी है शायद असम वैभव है, हाँ असम वैभव, ये इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, त्रिपुरा का तो यही है, त्रिपुरा विभूषण, ठीक है। वेस्ट बंगाल का आपने पढ़ ही लिया। अच्छा हम झारखंड की अगर हम बात करें तो ये है, यहाँ पर है जो है ना, वो है भगवान बिरसा मुंडा, भगवान, ठीक है, सिदो कान्हा, ठीक है ना, कान्हो, सॉरी कान्हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, सिद्धू कान्हो, ठीक है। तो ये है झारखंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब ये उन लोगों को दिया जाता है जो राज्य में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, राज्य की भलाई के लिए काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उन लोगों को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है आप लोगों को। चलो देखो ये जो वेस्ट बंगाल वाला है ना, ये और याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि ये 2011 से शुरू किया गया था, तो अगली बार हो सकता है ये पूछ ले। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। तो ये गुरु पर्व मनाया जाता है, होला मोहल्ला मनाया जाता है। देखो 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जी, तो देखो उन्होंने यहां पर एक तो देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसे समुदाय की स्थापना की थी, उन्होंने एक ऐसे समुदाय की स्थापना की थी जो कि लड़ने में निपुण हो, ठीक है, साथ ही साथ समाज की भलाई का काम करता हो, साथ ही साथ अनुशासन में हो, कुशल हो, ठीक है, और जिसका एम हो एकता, वीरता, बंधुत्व और प्रेम फैलाना, ना कि किसी से लड़ाई झगड़े और ये चीज रखना, और वो हथियार भी अगर उठाए तो समाज की भलाई के लिए उठाए, ठीक है। तो ये होली के अगले दिन मनाया जाता है, अगले दिन से 3 दिन के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसको होला मोहल्ला बोला जाता है। बैसाखी मतलब जो है ना वो कृषि से रिलेटेड है, मतलब जब किसान अपनी फसल काटता है ना, फसल कट जाती है किसान की, ठीक है, तो उसके बाद बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। गुरु पर्व मैंने आप लोगों को बता दें कि ये बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक देव जी की। क्लियर है इतना आप लोगों को, ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है। अच्छा छप्पर मेला की अगर हम बात करें तो छप्पर मेला क्या है कि छप्पर मेला जो है ना, ये भी मतलब मनाया तो वैसे ज्यादातर पंजाब में भी जाता है। तो यहाँ पर था क्या कि जो चौहान राजपूत थे, ठीक है ना, जिनका नाम था गुग्गा वीर, गुग्गा वीर, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है, ठीक है ना, उनकी याद में ये मनाया जाता है छप्पर मेला। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द 20th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन मार्च 2023। तो ये एस एस दुबे को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, एस एस दुबे को, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा इनसे पहले 27वीं कौन थी, तो 27वीं थी भारती दास, ठीक है, इससे पहले भारती दास थी। अच्छा अरुण गोयल की अगर हम बात करें, अरुण गोयल की, तो अरुण गोयल जो है ना वो भारत के क्रोशिया, क्रोशिया जो है ना वहां के एम्बेसडर बनाए गए हैं। विक्रम देवदत्त जो है ना ये सेक्रेटरी टू कोल मिनिस्ट्री बनाए गए हैं, कोल मिनिस्ट्री बनाए गए हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो द पार्लियामेंट पास्ड द मरीन एड्स ऑफ नेविगेशन बिल 2021 टू रिपील एंड रिप्लेस द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो देखो ये है द लाइट हाउस एक्ट 1927। ये भी एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों को छोड़ने वाला है, क्योंकि देखो 2021 का है ये जो बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। अब आप लोगों को ये अगर याद है तो आप लोग लगा सकते हैं, वरना 2021 का करंट अफेयर तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, स्टैटिक जी के ये है नहीं, तो ये भी एक तरीके से एक छोड़ने वाला सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड मतलब ये है कि जो खराब नहीं होता है इतनी आसानी से।
जिसको अगर आप लोग बिना फ्रिज वगैरह के भी रखे रहो तो खराब नहीं होगा। आप लोग आसानी से देख के भी लगा सकते हो, मीट थोड़े टाइम में खराब हो जाएगा, कर्ड जो है ना थोड़े टाइम में खराब हो जाएगा, खट्टा होने लगेगा, फिर उसकी मतलब टेस्ट बदलने लगेगा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। दूध ये भी खराब हो जाएगा, अगर आप इसे फ्रिज वगैरह में रखेंगे तो थोड़े दिन रह सकता है, वरना उसमें भी धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। लेकिन पल्सेज यानी कि दालें, ये कितने भी टाइम आप लोग रख लो बिना फ्रिज के, ये आराम से चलती रहेंगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाउ मेनी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट द नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2022 सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन 30 नवंबर 2022 को। तो देखो इसमें 44 अवार्ड मिले थे, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये उस साल मिले थे। अच्छा इस बार की अगर हम बात करें तो 2024 में ये अवार्ड दिए गए, मतलब 24 के जो अवार्ड थे वो जनवरी 2025 में दिए गए थे, और उसमें भी 44 ही अवार्ड दिए गए थे, 44 लोगों को अवार्ड दिए गए थे। इसके अंतर्गत देखो कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक होती है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार, ओके। और इसके अलावा होता है एक द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। इस तरीके से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, तो इस तरीके से कई सारे अवार्ड्स होते हैं। यहाँ पर इस साल की अगर हम बात करें ना, तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, ये आपके 4 लोगों को दिया गया है, जो आप लोगों से इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। एक जो है ना वो है गुकेश डी, जिन्होंने चेस चैंपियनशिप जीती थी रिसेंटली। एक है प्रवीण कुमार, ठीक है ना। एक जो है ना वो है हरमनप्रीत कौर, ठीक है ना। ये जो है ना ये हॉकी टीम के कप्तान है, ठीक है। और एक है मनु भाकर, जिन्होंने ओलंपिक में इस साल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, तो इनको भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? तो इतना आप लोगों को याद रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन राय लीगली अबोलिश द सती प्रैक्टिस? ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये मैं आज फिर बता देता हूँ। ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जिन्होंने 1828 में 1828 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत कर दिया था। सती प्रथा काफ़ी खराब थी कि मतलब जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसे उसके साथ ही जला दिया जाता था जिंदा, तो ये बहुत ही खराब प्रथा थी। अच्छा लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो इन्हें ना बहुत मतलब इन्होंने भारत के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। मतलब ये उनमें से एक हैं जिन्हें मतलब काफ़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता है, काफ़ी सम्मान के साथ देखा जाता है भारत में। ऐसे वॉइसरॉय थे, ठीक है। तो इन्हें ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल की संज्ञा दी गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी बोला जाता है। इन्होंने 1881 में जो वो था क्या बोलते हैं उसे, जनगणना करवाई थी। एक सेकंड ना, लॉर्ड रिपन ने नहीं करवाई थी, शायद कॉर्नवालिस ने करवाई थी। कौन थे? नहीं रिपन ही थे, सॉरी, हाँ बिल्कुल। 1881 में इन्होंने जनगणना कराई थी। वो तो मेयो थे जो 72 में मेयो ने करवाई थी, ठीक है ना। 81 में इन्होंने ही मतलब जनगणना करवाई थी, भारत में ऑफिशियली जनगणना इन्होंने ही करवाई थी। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी समाप्त किया था, वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर जो लगाया गया था ना वो भी इन्होंने समाप्त किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे काम किए, जिन्होंने कारखाना अधिनियम भी लगाया था, कारखाना अधिनियम भी स्थापित किया था, जिसमें इन्होंने काम बताया, मतलब काम करने के लिए आवर्स बताए थे कि लोगों से इतने घंटे काम लिया जा सकता है, 7 साल से कम के बच्चे काम करने के लिए नहीं डाले जा सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय यही भारत के गवर्नर जनरल थे। क्लियर है? अच्छा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करें, इनके बारे में कल भी हम लोगों ने बात किया था। कॉर्नवालिस जो थे ना, ठीक है, तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा को चालू किया था, जिसमें 90% हिस्सा कंपनी का और 10% जो हिस्सा है ना वो जिसने फसल की उसको जाता था। ये काफी घटिया प्रथा थी। क्लियर? तो इतना आप लोगों को पता चला। आगे बढ़ते हैं। वेन वॉज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड? देखो कहने को तो मैं आप लोगों को बताऊं तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको करना ही नहीं था, जो आपको लिए छोड़ने वाला था। क्लियर? तो ये चीज़ वैसे छोड़ने वाली थी, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग शायद इसे कर सकते हैं। 2000 देखो ये 1980 में पहली बार कराया गया था, भारत ने इसे होस्ट किया था और भारत ने इसे जीता भी था। क्लियर? भारत अब तक इसको 8 टाइम्स जीत चुका है, 8 टाइटल जीत चुका है, और लास्ट जो है ना वो 2023 में हुआ था, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था, और वो भी भारत ने जीत लिया था ईरान को हरा के। क्लियर? तो इतना आप लोगों को याद रखना। 75 में पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था। अगला है द डीकम्पोजिशन ऑफ गैसीय अमोनिया ऑन द हॉट प्लेटिनम
सरफेस इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। तो ये कि जीरो ऑर्डर है। इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है हॉट प्लेटिनम का, इसके ऊपर अगर मैं गैसीय अमोनिया डालता हूँ ना, तो होगा क्या कि ये दो भागों में टूट जाएगी। अमोनिया अमोनिया दो भागों में टूट जाएगी, तो दो गैसेस इससे रिलीज होंगी, एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, इस तरीके से टूट जाएगी। अब अच्छा होगा क्या कि जो हॉट प्लेटिनम सरफेस है ना, इस पर क्या होगा कि जो क्या बोलते हैं इसे, अरे ये जो अमोनिया है ना, इसके जो तत्व है ना वो ऐसे ऐसे करके चिपक जाएंगे, ऐसे ऐसे करके चिपक जाएंगे। अब उसके ऊपर मैं कितना भी अमोनिया डालता हूँ तो रिएक्शन जो है ना वो एक ही स्पीड से होगी, बहुत ही स्लो होगी, बिल्कुल स्लो। और जब कोई भी रिएक्शन का टाइम नहीं होगा ना उसमें, तो वो जीरो कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो इसलिए इसका आंसर जीरो होगा। क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आप लोगों को थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद मैं केमिस्ट्री की भी आप लोगों के लिए क्लास शुरू कर दूंगा, तो उसमें आप लोगों को डिटेल में ये चीज समझाऊंगा अच्छे से। क्लियर? चलो, Which of the following was the mascot of FIH? FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है ना, FIH, ठीक है, इसमें जो है ना 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि जिसको होस्ट किया था भारत ने, और भारत में भी उड़ीसा में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें भारत की स्थिति काफी ज्यादा खराब रही थी। भारत जो है ना वो क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और इसमें जो विनर था ना वो था जर्मनी। जर्मनी इसमें जीत गया था, ठीक है ना, जर्मनी इसमें जीत गया था। ओके, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अगला जो होगा ना वो होगा 2026 में, जिसके बारे में बताया ये गया है कि बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर इसको होस्ट करने वाले हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर इसको होस्ट करने वाले हैं। अभी डेट्स वगैरह नहीं आई है, लेकिन पता चल जाएगा। इसका जो मैस्कोट है ना वो था ओली द टर्टल। ये एक टर्टल है, देखो ऐसा ये है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड, देखो पार्शियल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा है थोड़ा नहीं है, कुछ न्याय दे रहा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। डुअल जुडिशियल सिस्टम हम भी हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट ये कह रही है दूसरी कोर्ट ये कह रही है, ये अलग अपना चला रहे हैं ये अपना अलग चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, दो डुअल नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी राजनीतिक दबाव या किसी की दबाव में नहीं काम करते हैं, उनका अपना अलग संवैधानिक एक तरीके से मूल आधार है, तो वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। प्लूरल जुडिशियल सिस्टम ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एवियस, देखो एवियस जो होते हैं ना, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है तो एवियस का मतलब होता है बर्ड से, ठीक है, तो आप लोग इससे भी इसका आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? वैसे एवियस का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनके पंख होती है, हड्डियां हल्की होती हैं और चोंच होती है और अंडे देते हैं ना, उनको बोला जाता है एवियस यानी बर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम इमर्ज्ड एज अ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेंपल आर्किटेक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया, तो ये पल्लवा ने बनवाया था। पल्लवा में भी कौन से थे, तो वो थे नरसिंह वर्मन वन। 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी में ये बनवाया था इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। ये तमिलनाडु में मौजूद है, ठीक है, तमिलनाडु में मौजूद है। ये द्रविड़ कला का बहुत ही मतलब उत्तम 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 एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो आप लोग यहाँ जाकर जरूर देखिएगा। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा, यहाँ पर ना एक 5 रथ भी देखने को मिलते हैं जो कि महाभारत काल से संबंधित बताए जाते हैं, जिनमें से एक रथ है ना वो है धर्मराज युधिष्ठिर का, एक रथ है वो है भीम का, एक रथ है वो है अर्जुन का, और एक रथ है नकुल और सहदेव का, और एक रथ है द्रौपदी का। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 रथ देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे छोटा जो रथ है ना वो है द्रौपदी का, जो माता दुर्गा को समर्पित है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों से याद रखनी है। आप लोगों से अगली बार हो सकता है ये रथ के बारे में पूछ ले। क्लियर है आप लोगों को? चलो, तो देखो ये है कुछ इस तरीके से दिखता है ये। अच्छा, इसका एक नाम और है जिसको बोला जाता है शोर टेम्पल। शोर टेम्पल भी वो इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हो सकता है अगली बार आप लोगों से महाबलीपुरम ना देके शोर टेम्पल पूछ ले। क्लियर? चलो, तो देखो ये थे आज की शिफ्ट के यहाँ पर पूरे सारे के सारे जो करंट अफेयर और सॉरी जीएस के सवाल थे ना वो थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।